स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फाई सक्सेस। मेरा नाम है याशी गोयल और अब तक हमने अपने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपको वो सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आए होंगे। नाउ अब हम मूव करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 5 की ओर, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। अब इस चैप्टर के थ्रू हम अपने एक न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ एंटर करने जा रहे हैं, दैट इज बायोलॉजी, राइट। इसमें आप प्लांट्स की स्टडी, ह्यूमन बॉडी की स्टडी, इन सब के बारे में बहुत ब्रीफ में आइडियाज़ लेंगे और इनके बारे में आपको बहुत एक्सप्लेन्ड वे में 11th क्लास में पता चलेगा। ऑलराइट, जब तक हम 9th 10th में बहुत बेसिक पढ़ते हैं अभी के लिए, लेकिन आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। अब फिर से हम अपने वापस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक को समझेंगे क्या है फंडामेंटल। मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कोई चीज़ बहुत बेसिक है। यूनिट ऑफ लाइफ मतलब लाइफ का जो बिल्कुल बेसिक यूनिट है, मतलब जो लाइफ की बहुत एसेंशियल यूनिट है, वो क्या है? एक सेल है। अब सेल क्या होता है? अगर मैं आपको कहूँ सेल क्या होता है, आप क्या कहोगे? बहुत सारे लोग बैटरी को भी सेल कहते हैं, राइट। लेकिन जो भी चीज़ हमारे बॉडी में, मतलब हमारे ऑर्गन्स जो हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं, उनकी सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। जब सेल आपस में मिलते हैं तब वो क्या बनाते हैं? आपस में मिलके एक टिश्यू फॉर्म करते हैं, राइट। फिर टिश्यू क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। फिर टिश्यू ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ कंबाइन करते हैं तब एक ह्यूमन बॉडी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे सबसे बेसिक यूनिट, मतलब जो हमारे बॉडी की, क्या कहना चाहिए, सबसे इनिशियल जो है, वो क्या? एक सेल है। ठीक है। सेल को हिंदी में कोशिका भी कहते हैं। आपको उस चीज से बहुत ज्यादा समझ भी आ सकता है। अभी पहले हम स्टार्ट करते हैं जो ऑर्गेनिज्म के टाइप होते हैं, जैसे आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग में भी दिख रहा होगा, लेकिन हमेशा की तरह हम कॉन्सेप्ट मैपिंग को लास्ट में करेंगे जब हम चैप्टर फिनिश कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम इसकी कौन किससे स्टार्ट करेंगे कि सेल के बारे में पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, फिगर 5.1, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फिगर। और ये क्या है? ओनियन पील सेल की फिगर। अब बात आती है ये इनकी यहाँ पे नीड क्या है, राइट। सही बात है, इनकी यहाँ पे नीड क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब सेल होता क्या है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, सेल किसने डिस्कवर करा था, कहाँ डिस्कवर करा था, सेल लिविंग होता है, डेड होता है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब अगर हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बायोलॉजी में तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की कॉन्सेप्ट आती है। अब बायोलॉजी में हम सबसे मेन क्या मानते हैं? बायोलॉजी सुनते ही हम सोचते हैं कि ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, डेट इज लिविंग। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी तो हो सकती है जो डेड हो, और उसे भी हम इंक्लूड कर रहे हो। एंड मेक श्योर बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, मतलब आपको बहुत सारी एक्सेप्शंस मिलेंगी। तो फिर अब हम पहले इसकी स्टार्ट करते हैं स्टडी को, कि मतलब ये जो अभी हमने क्वेश्चंस रेज करें कि सेल क्या होता है, उसको वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, या डिस्कवरी किसने करी, या फर्स्ट टाइम किसने देखा, और मतलब कैसे जिसने भी देखा उसके माइंड में कैसे ही आया कि ये सेल हो सकता है, या फिर इससे रिलेटेड कुछ बात हो सकती है, या फिर वो एक हमारे लाइफ का एक क्या हो सकता है? फंडामेंटल यूनिट भी हो सकता है। ऑल राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं। और अब सेल की ना एक बेसिक सी डेफिनेशन है, ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड एज सेल। ठीक है। अब ये डेफिनेशन भी नहीं कहूँगी, लेकिन ये ना ऐसे कह सकते हो आपकी, बिल्कुल आपका ना एक बायोलॉजी का कहना चाहिए, एक वो होता है ना जैसे किसी चीज़ का बहुत ही प्रायर, मतलब बहुत ही अच्छा कुछ जिससे उसकी पूरी नॉलेज मिल जाती है, मतलब एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे होते हैं ना हमारे। आप ऐसे कह सकते हैं कि बायोलॉजी की ना बिल्कुल बेसिक यूनिट है सेल। जो क्या कह रहा है कि जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स के बने होते हैं, जिसे हम सेल्स कहते हैं। मेक श्योर आप इस वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करें, लिविंग। यहाँ पे नॉन लिविंग इंक्लूड नहीं किया गया है। एंड वायरसेस आर स्टिल इन अ डिबेट कि वो नॉन लिविंग है या लिविंग है, इसलिए आप इसमें वायरसेस को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। और ये बात आप यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ये बात आप 11th क्लास में पढ़ेंगे कि वायरसेस भी अभी डिबेट में चल रहा है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है। अब इसकी बहुत बेसिक डेफिनेशन क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है, दोनों तरह की यूनिट है हर तरह के लाइफ फॉर्म्स की। अब हर तरह के लाइफ फॉर्म्स में उसमें आपके सब कुछ आ गया, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल, कुछ भी, हर एक चीज़ उसमें इंक्लूड होती है, और उसका स्ट्रक्चर भी फॉर्म करता है और उसके सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म करवाने में हेल्प करता है आपका सेल। ठीक है। अब सेल की जो स्टडी होती है उसे आप क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं।
उसके कॉम्पोजिशन की, स्ट्रक्चर की, किसी भी चीज़ की स्टडी को आप साइटोलॉजी कहेंगे, सेल से रिलेटेड। ठीक है, अब बात आती है इसकी डिस्कवरी की। अब इसे डिस्कवर किसने किया? ठीक है, तो सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक। मेक श्योर आपको ये साइंटिस्ट का नेम याद रहे, क्योंकि ये कई बार पेपर में एज इट इज पूछा जाता है। इन अ थिन डेड स्लाइस ऑफ कॉर्क इन अ ईयर 6065। मतलब जो सेल था वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। सर रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। किसमें डिस्कवर किया था? थिन डेड स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? मतलब जो आपके पेड़ की ब्रांचेस होती है ना, ट्री की ब्रांचेस होती है, उसका जो वो होता है, मतलब बीच वाला जो ब्राउन पार्ट होता है, उसे आप कॉर्क भी कहते हैं, राइट। तो उसकी जो थिन डेड स्लाइस होती है, मतलब बहुत ही पतली स्लाइस थी लेकिन वो डेड थी, मतलब बहुत बाहर वाली थी, उसमें उन्होंने डिस्कवर किया था, राइट। यानी अब डेड स्लाइस के अंदर डिस्कवर करा है तो यानी सेल भी तो डेड ही होगा ना। लेकिन आपको ये बात याद रखने की 1665 में सेल की फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी कॉर्क सेल में। ठीक है, अब फर्स्ट फ्री लिविंग सेल, डेड सेल 1665 में, लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? सर ए ल्यूवेनह्यूक ने 1674 में। इट मीन्स कि पहले डेड सेल की डिस्कवरी हुई, फिर लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई। ठीक है, अब आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। कई बार इसमें क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि न्यूक्लियस की किसने डिस्कवरी करी, वो आप इतना ज्यादा नहीं जाएंगे तो ही अच्छा है। आप इसमें सिर्फ इसको ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि यही एक हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। हमेशा ये दोनों क्वेश्चन बनते ही बनते हैं पेपर में, कि वो आपसे पूछते हैं कि सेल की फर्स्ट डिस्कवरी कब हुई। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी अभी, जब भी आप क्वेश्चन रीड करें उसको आप बहुत अच्छे से रीड करें, क्योंकि वो आपसे ये पूछेंगे फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी कब हुई। अब अगर आपने लिविंग वर्ड नहीं पढ़ा और सिर्फ डिस्कवरी सुनते ही आपने लगा दिया रॉबर्ट हुक ने करी डिस्कवरी और 1665 में करी, डेट वुड बी द नॉट द सुइटेबल आंसर, राइट। तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है, क्योंकि दोनों बहुत सिमिलर बातें हैं। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, डेट इज प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म इज एन एग्रीगेट ऑफ वेरियस केमिकल्स सच एज वाटर, आयन, salt and other organic molecules like protein, carbohydrate, fat, nucleic acid, vitamins along with cell organelle and nucleus। अब प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? सेल के अंदर का जो मैटर होता है डेट इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, मतलब उसके अंदर सारा कुछ मिलता है, हर एक चीज मिलती है, वाटर, आयन, सॉल्ट, या फिर यहाँ तक कि सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, सारा कुछ मिलता है। यहाँ तक कि सेल की ऑर्गेनेली और सेल का न्यूक्लियस भी मिलता है। यानी सेल के अंदर का जो पूरा मटेरियल होता है डेट इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, it its consistency differs under different conditions, it exists in sol gel states। अब आई गेस आपको सोल जेल स्टेट्स याद आ रहे होंगे, हमने कॉलॉइड्स के केस में पढ़ा था, शायद आपको ध्यान आ रहा हो। तो जो सेल के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कहता है सोल जेल स्टेट में मिलता है, आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये जो ऊपर हमारी ये बात आती है ये सारा कुछ, तो जो डिस्कवरी हुई थी ना, उसके बाद ना ओनियन पील के सेल्स में भी डिस्कवरी देखी गई थी सेल्स की। ठीक है, और एक ना हमेशा ना सेल्स को देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप से आप उतना विजिबली नहीं देख पाएंगे। एंड शायद ना ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटल वे में भी देखा गया था, क्योंकि कभी कभी ये एक्सपेरिमेंट्स स्कूल्स में भी कराए जाते हैं। आप इसके लिए यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल व्यू ऑफ सेल्स, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं है वो चीज़ करके दिखाना, लेकिन डेट वुड बी सो फैसिनेटिंग, राइट। आई एम स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कि आपको वो देखना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेल थ्योरी क्या होती है। मतलब अब हमने सेल देख लिया, उसकी डिस्कवरी किसने करी हमने ये भी देख लिया, पर अब सेल थ्योरी की बात करते हैं। सेल थ्योरी क्या होती है कि मतलब सेल के बारे में बात बताई थी उन लोगों ने। अब टू बायोलॉजिस्ट थे, स्क्लेडन एंड शॉन। इन दोनों ने 1838 में सेल थ्योरी दी थी, जिसके थ्री मेन पॉइंटर्स थे, जो क्या थे? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे प्लांट्स और एनिमल्स सेल से मिलके बनते हैं। ये बात हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि सारे लाइफ फॉर्म्स जो होते हैं वो सेल उनका बेसिक यूनिट होता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल्स जो हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं। अब जो इन लोगों ने ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंटर रखा,
इस बात को लेके किसी के माइंड में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी, क्योंकि ये बात सबको अब तक पता चल गई थी कि सारे लाइफ फॉर्म्स के अंदर सेल होते हैं, क्योंकि जब भी लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई, इसका मतलब लिविंग सेल है यानी सारे लाइफ फॉर्म्स के अंदर भी मिलते होंगे। ठीक है। अब जब अगर डेड सेल के अंदर वो डेड कॉर्क के अंदर मिल गया सेल, यानी उसका मतलब क्या है कि हर एक जगह सेल है, और ये भी पता चल गया कि जो बेसिक यूनिट है लाइफ की वो भी सेल है। ठीक है। लेकिन जो इन दोनों साइंस बायोलॉजिस्ट ने जो थर्ड पॉइंट दिया था कि सारे सेल्स अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होते हैं, इसके बारे में कोई भी वो लोग बहुत अच्छा इन्फ्लुएंशियल स्टेटमेंट नहीं दे पाए थे, इसलिए इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डिबेट चला था। लेकिन उसके बाद जब इस थ्योरी को और आगे मॉडिफाई किया गया, उसके बाद इस पॉइंट की भी एक्सप्लेनेशन हो पाई कि सारे सेल्स जो है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वही सेम पॉइंट है कि वायरसेस आर एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। क्यों है एक्सेप्शन? क्योंकि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, कोई चीज पता ही नहीं चल पा रही अब तक, इसलिए क्योंकि ये अभी भी डिबेटेड कंडीशन है। आपके कई सारे वायरसेस ऐसे हैं जो लिविंग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पर कई सारे वायरस ऐसे हैं जो नॉन लिविंग में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए इस चीज पे अभी हम नहीं समझ पा रहे कि वायरस किसके अंडर आते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने किसकी, टाइप्स ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं थोड़ी सी। अब ना ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं, मतलब वही बात है कैसे। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिज्म आपको पता है कि कोई भी बॉडी या मतलब कुछ भी कह सकते हो आप, ये जितनी भी डाइवर्सिटी अर्थ पे प्रेजेंट है। अब ये टू टाइप्स की कैसे होती है? टू टाइप्स मतलब यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। अब बात आती है ये जो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर टर्म्स हैं, हमने ये तो कभी सुनी ही नहीं है। आप ना इसको ब्रेक डाउन कीजिए। यूनि मतलब वन, सेल्युलर मतलब सेल, मल्टी मतलब मैनी, राइट, और सेल्यूलर मतलब सेल। अब आई होप आपको ये टर्म समझ आ गए होंगे। यूनिसेल्युलर मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल मिलता है, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल मिलता है, डेट इज यूनिसेल्युलर। एंड मल्टी सेल्यूलर इज डेट जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स मिलते हैं। अब बात आती है हम लोग क्या है, हम लोग मल्टी सेल्यूलर। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एक साथ मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज फॉर्म होते हैं, फिर टिश्यूज एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स फॉर्म हो गए। अब ऑर्गन्स एक साथ मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड लास्ट वन इज योर अल्टीमेट आपकी जो बॉडी बनती है, राइट। तो हम लोग क्या, हम लोग मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेल्यूलर होते हैं, मतलब उनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल होता है। ठीक है। अब देखते हैं जो हमारे ऊपर डायग्राम है। अब आपने देखा जो, अब ना इसमें दो टाइप के वो भी होते हैं कि आपको इसमें ऐसे भी समझना होगा कि जो सेल्स होते हैं ना वो बेसिकली दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन से डिपेंडेंट होते हैं। उसके लिए पहले मैं आपको यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर समझाती हूँ, फिर उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंस, एक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का, कि वो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर के बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन देते ही देते हैं। अब देख लेते हैं कि हम इसको कैसे इसमें फुल स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें सेल नंबर लिख सकते हैं कि यूनिसेल्युलर में सिंगल सेल होता है, मल्टी सेल्युलर में बहुत सारे सेल्स होते हैं। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, मतलब इन शॉर्ट वन मैन आर्मी चलती है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब एक ही सेल है जो सारा कुछ करता रहता है। लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, अलग अलग सेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। अब आती है बात कि हमें ना बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आता, ह्यूमन टेंडेंसी है हमारी, तो हम पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स में लेते हैं। सबसे पहले ना सबसे मेन एग्जाम्पल हमारे मल्टी सेल्युलर बॉडी का क्या होता है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के क्या होता है, ह्यूमन बॉडी। तो अब हम उसी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उससे ना आपको ये सारे पॉइंटर्स बहुत इजीली क्लियर होंगे। ठीक है। सबसे पहले पॉइंटर क्या है, सिंगल सेल लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। अब मैंने बता दिया आपको ह्यूमन बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है। फंक्शन में क्या है, डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आपके बॉडी में डाइजेशन के लिए एक अलग ऑर्गन सिस्टम वर्क करता है? राइट। रेस्पिरेशन के लिए अलग ऑर्गन सिस्टम वर्क करता है? राइट। एक्सक्रीशन के लिए अलग करता है, सर्कुलेशन के लिए अलग करता है। नर्वस सिस्टम एक अलग है, मतलब हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग सेल्स है जो अलग अलग स्पेसिफिकली फंक्शंस करते हैं, जो उनको असाइंड वर्क है, राइट। ओके। थर्ड पॉइंट इज योर डिवीजन ऑफ लेबर। अब जो सिंगल सेल होता है, यूनिसेल्युलर जो होता है, वो इसको परफॉर्म ही नहीं करते।
अब जो सेल्स है वो स्पेसिफाइड होते हैं अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए, मतलब इसमें तो एक ही वो होता है ना, मतलब एक ही सेल है, वो बेचारा क्या क्या कर लेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, सेल्स स्पेसिफाइड होते हैं अपने अपने अलग अलग फंक्शन करने के लिए। ठीक है। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द सेम सिंगल सेल। रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, यूनिसेल्युलर में वही सेम सेल जो है वही इन्वॉल्वमेंट हो रही है उसकी। लेकिन मल्टी सेल्युलर में क्या होता है, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं इनके लिए भी, मतलब जिन्हें हम जर्म सेल्स कहते हैं, वो रिप्रोडक्शन को आगे अहेड मतलब प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब इनकी लाइफ स्पैन की बात करें, शॉर्ट होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ, मल्टी सेलुलर की बहुत लॉन्ग होती है। एग्जाम्पल्स अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स एक्सेट्रा। आई होप आपको इनके बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर आपका ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आई होप आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर भी पाएंगे। ठीक है। अब बात आती है, जो सेल्स होते हैं ना वो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी दो टाइप का होता है, मतलब अब ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे कैसे होता है दो टाइप का, अब हम देखते हैं। ये ना प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब बात आती है व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब होता है आपका प्रिमिटिव। क्या होता है, प्रिमिटिव मतलब कोई चीज बहुत पुरानी है, जो पुराने सेल्स की बात होती है। एंड यूकैरियोटिक इज योर दैट इज न्यू, मतलब इसके कंपैरिजन में वो थोड़ा सा न्यू होता है, राइट। पहले हम इनका इनका डिफरेंस देख लेते हैं, फिर उससे आपको और थोड़ा इजीली समझ आ पाएगी ये। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं साइज में, डेट इज 1:10⁻⁶मीटर, और ये थोड़े से बड़े होते हैं 5 to 10 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो न्यूक्लियोइड होता है, नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब एक जो पूरा सेल होता है, आपको ये पता है एक जो सेल होता है उसके अंदर सारा कुछ मिलता है। सपोज कीजिए आपका सेल है, उसके अंदर ये सेल ऑर्गेनेलीज भी है, बीच में ये आपका न्यूक्लियस भी है, राइट। इट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर। लेकिन अगर मैं इसी डायग्राम में आपको बताऊं तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना उसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसमें कोई न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो फिर क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, मतलब न्यूक्लियस का एक पुराना वर्जन होता है, प्रिमिटिव वर्जन होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, मतलब अगर न्यूक्लियस है तो उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। ये हमेशा यूनिसेलुलर रहते हैं। ये यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं। आप ना इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं इनके बीच के डिफरेंस को, ये दोनों बेसिस किस पे डिपेंड करता है इनका, जो ये न्यू और ओल्ड होते हैं सेल्स उसके बेसिस पे, कि मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स को ऐसे बोला जाता है कि वो बहुत प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है। और अगर इनके बीच के और डिफरेंस देखें, इसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन किसके थ्रू होता है, फिजन या फिर बडिंग के थ्रू होता है, इसमें माइटोसिस या मियोसिस होता है। अब फिजन और बडिंग क्या होता है, माइटोसिस मियोसिस क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, हमने ये सारे टर्म्स तो अभी पढ़े ही नहीं। लेकिन अभी के लिए आपको इन सारे टर्म्स को अभी ऐसे ही समझना पड़ेगा, क्योंकि इन सारे टर्म्स को ना बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के आगे की वीडियोस में। क्योंकि इस चैप्टर में आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी बुक में भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वे में हर एक चैप्टर में वो हर एक टॉपिक को बहुत एक्सप्लेन वे में समझा रखा है। इनफैक्ट हर एक सेल ऑर्गेनेली को भी बहुत एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है। मैम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज में एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। मैम्ब्रेन बाउंड मतलब जैसे अगर सपोज कीजिए आपका सेल ऑर्गेनेली है तो उसके चारों तरफ मैम्ब्रेन भी है एक, मतलब इसके केस में ये मैम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होती, इसमें होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, और इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लांट और एनिमल्स। अब शायद आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस समझ आया होगा। अब हम देखते हैं जो हम ऊपर अपना डायग्राम देख रहे थे वो क्या कहता है। देखिए, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गे और साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारा कुछ क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, राइट। हमने अभी देखा ये सब सिंगल सेल से बने होते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर क्या हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑस्ट्रिच, पाइन ट्री जैसे एग्जाम्पल दे रखा। लेकिन इनमें भी यूकैरियोटिक के केस में और प्रोकैरियोटिक के केस में डिफरेंस आता है। क्या आता है डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक के आपका बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे, लेकिन यूकैरियोटिक के केस में पैरामीशियन और अमीबा भी इंक्लूड होते हैं और साथ में ये सारा कुछ। तो इसमें कभी कभी आपका ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि जो अमीबा है डेट इज मतलब वो है तो यूनिसेलुलर लेकिन है वो यूकैरियोट, तो कैसे।
तो आप इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों है। एंड ना इसमें कभी कभी ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर होते हुए भी यूकैरियोटिक है, मतलब टेल वन ऑर्गेनिज्म दैट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। अब आप बात कहेंगे कि यूकैरियोटिक है यानी मल्टीसेलुलर ही होगा, लेकिन नहीं। एमीबा एंड पैरामीशियम आर टू ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होते हुए भी यूकैरियोटिक हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और इसके बाद इसकी सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह और वो सारा कुछ अभी हम इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, और शायद आपके बायोलॉजी से जो इंट्रोडक्शन हुआ है एक नेक्स्ट लेवल का, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके भी देखिएगा, जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिले, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाते तो आगे के लिए बहुत आप एक सेफ जोन में रहेंगे। आप कहेंगे ये बात सेम मैंने केमिस्ट्री के लिए भी कही थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 9th क्लास की साइंस है ना, वो आपका एक बेसिक बिल्डिंग का काम करती है। मतलब एक बहुत अच्छा बिल्डिंग अगर डेवलप्ड हो जाते ना, आगे आप बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे। तो इसलिए मेक श्योर कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।